हमारे टीम के एआरपी गण, एसआरजी की टीम, खंड शिक्षा अधिकारी गण, जिला समन्वयक गण, सभी को बहुत बहुत अभिवादन कि आज आपने समय निकाला। आज हमारा और आपका पहला संवाद है। जहां तक मुझे मेरी टेक्निकल टीम ने बताया है कि आज हम लोग कुछ लोगों से बात नहीं कर पाएंगे, कुछ लोगों की समस्याओं को अंत में सुनेंगे, कुछ संक्षिप्त से संदेश है। हम अपना सेशन लगभग 1 घंटे के भीतर ही वाइंड अप करेंगे, क्योंकि 11 बजे से हमारी मिशन शक्ति के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक है। एक नेशनल लेवल पे आप कहीं भी बैठे हुए मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में जान सकते हैं। कई स्थानों पर ऐसी भी स्थितियां आई कि जहां पर अन्य लोग किसी आपके डॉक्यूमेंट के आधार पर नौकरी कर रहे थे, मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से हम उसको भी जान पाए। तो मेरे इस उद्बोधन का पहला बिंदु यही है, मेरी अपेक्षा है कि सबसे पहले विद्यालयों में आने वाले शिक्षक अपने आप को जाने, अपने व्यक्तित्व को जाने, अपने अधिकार को जाने, अपने कर्तव्य को जाने। इसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि आप सबसे पहले अपना डेटाबेस मजबूत करिए। आप अपना मानव संपदा पोर्टल का जो भी डेटा है उसको ठीक कराएं। जब आपका सही समय चलता रहता है, जब आपकी अच्छी स्थिति होती है, अच्छी स्थिति में तो सारी चीजें ठीक होती हैं। जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं और आप अपने पूर्व के अभिलेखों को खोजने लगते हैं, तो पता चलता है कि कहीं न कहीं कोई विसंगति आ गई है, जिसकी वजह से आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हैं, आप बार बार दौड़ते हैं। तो मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से आपको ये मौका दिया गया है कि आप जरा इसको देख लें, एक बार अपने डेटाबेस में खुद झांक के देखें। आपको ये मौका दिया जाता है। मैंने पिछले 1 महीने सिर्फ यही जानने में लगाए हैं। मैंने जगह जगह पे निरीक्षण किए और निरीक्षण का एक ही उद्देश्य था कि हम ये जाने कि हमारे जनपद के शिक्षक अपने प्रति कितना जागरूक हैं। और बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जनपद प्रयागराज, जो कि हर मामले में इतना अग्रणी रहा है, हर मामले में ये आगे रहा है और यहाँ अच्छे अच्छे विद्वानों का जन्म हुआ है, अच्छे अच्छे विद्वानों की कार्यस्थली रही है, वहां बहुत सारे विद्यालयों में अध्यापक स्वयं के प्रति जागरूक नहीं है। विद्यालयों में एक यूनिक आईडी होती है, मानव संपदा कोड, वो कहीं अंकित नहीं मिला, मुझे किसी रजिस्टर में अंकित नहीं मिला। उसका दुष्परिणाम यह होता है कि जब भी कोई निरीक्षण अधिकारी आपके यहाँ जाता है और उसको जब लीव रेफरेंस नंबर नहीं मिलता है, तो आपका मानव संपदा कोड अंकित कर देता है। वहां दिक्कत ये हो जाती है कि आपको अनुपस्थित कर दिया जाता है, फिर आपका वेतन अवरुद्ध हो जाता है और आप न चाहते हुए भी आपके साथ दिक्कतें आ जाती। सभी हेडमास्टरों से मेरी एक अपेक्षा है कि आप सबसे पहले ये जाने कि आप कौन हैं, आपके दायित्व क्या है, आपके अधिकार क्या है। सभी हेडमास्टर अपने परिसर की संपूर्ण परिसंपत्तियों के स्वामी होते हैं, रक्षक होते हैं। उसमें भौतिक संसाधन भी होते हैं, मानवीय संसाधन भी होते हैं। प्रधानाध्यापक परिवार का मुखिया होता है और जैसे परिवार के मुखिया को परिवार के सभी सदस्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, होती भी है, वैसे ही हर प्रधानाध्यापक को अपने हर कर्मचारी के विषय में जानकारी होनी चाहिए। कई विद्यालयों में ऐसा देखा जाता है कि संवाद की कमी से लोगों में मतभेद हो जाता है और इस मतभेद को कोई तीसरा पक्ष दूर नहीं कर सकता। आपस में थोड़ा सा विनम्रता बनाए रखते हुए आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो मेरा पहला अनुरोध आप सभी से यह है कि अगली बार जब अगले हफ्ते में हम आपसे मिले सोमवार तक, सभी विद्यालयों में अध्यापक विवरण को अपडेट कर लीजिए, फोटो के साथ, मोबाइल नंबर के साथ, रजिस्टर पे भी अंकित कर दें, यूडाइस कोड अंकित हो जाए जगह जगह पर। और हर अध्यापक का, हर कर्मचारी का मानव संपदा पोर्टल का कोड होता है, वो हमारे विद्यालय के रजिस्टर में जो नवीनतम फॉर्मेट आया हुआ टाइम मोशन में, वो अंकित हो जाए। सभी शिक्षकों से हमारा अनुरोध है कि आप अपने मानव संपदा पोर्टल में अपना विवरण देख लीजिए और विवरण में अगर कहीं कोई अशुद्धि दिखाई देती है तो उसको ठीक कर लें। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक हमारे अध्यापक हैं, उनका देहांत हो गया कोविड काल में और उनके उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हो गया है, कई दावेदार उत्पन्न हो गए।
जो वास्तविक दावेदार है उसके साथ बड़ी दिक्कत थी, सक्सेशन का मामला था, बहुत सारी चीजें हो रही थी जो न्यायालय में थी। फिर अचानक हमारा ध्यान उनके सर्विस बुक पर गया। ई सर्विस बुक में उन्होंने अपने नामिनी को नामित कर दिया है और उसके आधार पे सभी दावेदारों का अस्तित्व समाप्त हो गया है और जो उनके वास्तविक लाभार्थी हैं उनको ये लाभ मिल जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि आप सभी लोग एक बार देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि 10 साल बाद आप आए और 10 साल बाद जब आप झांक के देखें तो पता चले कि आपकी ज्वाइनिंग डेट गलत लिखी हुई है। जब प्रमोशन की बात आए तो आपकी ज्वाइनिंग डेट गलत लिखी हुई है, डेट ऑफ प्रमोशन की डेट गलत की हुई है, डेट ऑफ रिलीविंग की डेट गलत लिखी हुई है। तो आप पहले अपने डेटाबेस में झांक लें, उसको ठीक करा लें, रजिस्टर पे भी ठीक करा लें, विद्यालयों में फोटोग्राफ के साथ हर अध्यापक का विवरण अंकित हो जाए। मेरा दूसरा अनुरोध यह है कि जो हमने देखा है कि अक्सर ऐसा होता है कि अध्यापक 8 बजे के बाद घर चलना शुरू करते हैं और 2 बजे तक घर पहुंच जाते हैं। देखिए 15 मिनट की चोरी से, 20 मिनट की चोरी से कोई बहुत बड़ा अधिकारी या बहुत बड़ा धनवान नहीं व्यक्ति बन जाता है। आप अगर उस समय का सदुपयोग कर पाते हैं तो अति सुंदर व्यवस्था है, लेकिन मैं जानता हूं कि आप उस समय का सदुपयोग नहीं कर पाते। इसलिए हमारी अपेक्षा आपसे रहेगी कि विद्यालय खुलने और बंद होने के समय में समयबद्धता का ध्यान रखा जाए। अध्यापक के पास अपने सम्मान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता। अध्यापक अगर उसका सम्मान चला जाए तो बाकी कुछ उसके पास अवशेष नहीं बच जाता है। मेरे आप सभी से एक निवेदन है, परिवार के मुखिया होने के नाते, यद्यपि परिवार में परिस्थिति हमारे यहाँ बड़ी है, लेकिन बड़े होने के साथ हमारे ऊपर गुरुतर ये दायित्व है कि हम अपने परिवार के सभी सदस्यों को कर्तव्य और उनके अधिकारों के विषय में जागरूक कराएं। इसके संबंध में मेरा एक अनुभव भी है और बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। इसमें आप देखेंगे कि आपकी आधी बीमारियां वहीं खत्म हो जाएंगी जहां पर जब आप देखेंगे कि आपने समय से विद्यालय आना और समय से विद्यालय से जाना शुरू कर दिया, तो गांव वालों की सोच में परिवर्तन हो जाएगा। तो सबसे जरूरी चीज है कि आप विद्यालयों में आने के समय का और जाने के समय बस आधे घंटे के मैनेजमेंट का मामला है ये, और थोड़ी सी मेहनत करेंगे, पहले दूसरे दिन ये दिक्कत आती है और उसके बाद सब चीजें ठीक हो जाती हैं। जैसे मैंने अपने जीवन में ये बना रखा है कि लगभग 6:30 तक मैं स्नान या कोई और कार्यक्रम छोटा मोटा करते हैं, कोई महत्वपूर्ण उद्घोषणा करनी होती है तो वो पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम आपकी जरूरत का सामान है, आपके युद्ध में आपका सहभागी अस्त्र है, शस्त्र है, तो आपको ये व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा आपको ये करना होगा कि विद्यालय कैसे करेंगे, एक व्यवस्था ये भी बनानी है कि सभी बच्चों को, गार्जियन से आप एसएमसी की बैठक में पहले ही बात कर लीजिए कि भाई आप नहीं हो पाता है तो कपड़े का मास्क सिल के बनवा लीजिए। 10-15 रुपए के मास्क कपड़े के सिल के बन जाते हैं। वो व्यवस्थाएं भी आप चाहेंगे तो हो जाएंगी। और उसके लिए जरूरत है एक संवाद का लेवल बढ़ाने की। एक पुस्तक बैंक बनाइए। पुस्तक बैंक बनाने के लिए एक बार अध्यापक सब निकलें और जो गांव के कई बार के स्कूल टाइम में किसी भी शिक्षक के पास ये मौजूद नहीं था कि हम कल मैंने क्या किया, परसों मैंने क्या किया, या मैं क्या कर रहा हूँ। आपके दैनंदिनी में इसका विवरण नहीं था, आपके फोन में इसका विवरण नहीं था। हम समाज जीवन में हम सभी को अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होती है। हमारे जो जिला प्रशासन के बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं, बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहां जिला प्रशासन का जिला स्तरीय पद है, लेकिन उस अधिकारी के पास गाड़ी नहीं है, लेकिन उसको निरीक्षण करने कोरांव तक जाना पड़ता है। उसको लखनऊ भी जाना था, सफल नहीं हो पाए। अच्छा, इसमें मुझे 2 बातें कहनी थी। पहली बात, इसमें 2 तरह के विद्यालय होते हैं। एक विद्यालय ऐसे होते हैं जहां खंभे से बिजली के जो बिजली का तार होता है, खंभा होता है, उससे विद्यालय की दूरी 40 मीटर से कम होती है। अपने विद्यालयों में कूलर एसी की व्यवस्था करें। जब आपके पास बिजली ही नहीं रहेगी तो आप कूलर एसी क्या कर पाएंगे? कि आप सबसे पहले ये काम करिए कि ये तय कर लीजिए कि जितने भी सहायक अध्यापक हैं उनका 4 दिन का सीएल हेडमास्टर के पोर्टल पे जाएगा और 4 दिन से ऊपर का सीएल एबीएसए के पास जाएगा। मेडिकल की व्यवस्था, सीसीएल की व्यवस्था
मैटरनिटी की व्यवस्था अवार्ड बताया था। बड़े स्मार्ट टाइप के व्यक्ति थे, मेरी तरह नहीं थे, स्कूल का ही नहीं थे, बड़े स्मार्ट व्यक्ति थे। कहीं वो जा रहे थे और किसी शुरू की है। मैं अपने खंड शिक्षा अधिकारियों से भी अपेक्षा करूंगा, अपने हमने कार्यालय में भी ये संस्कृति विकसित की है कि हर माह हम अपने कर्मचारी को, एक कर्मचारी को चुनते हैं और उनको बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का हम एक सम्मान देते हैं। ये हमारे